So hello everyone, welcome back to our YouTube channel कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना। आई एम सिंपल और आज हम एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं और आज की वीडियो के लिए हमारे साथ है रणवीर सर, जिन्होंने अपना एपीओ एग्जाम जो कि बीपीएससी कंडक्ट करती है उसमें इन्होंने 61st रैंक सिक्योर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय को-होस्ट श्वेता। ओवर टू यू श्वेता। थैंक यू सो मच सिंपल। तो सर सबसे पहले अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने इतने बेहतरीन तरीके से 61st रैंक सिक्योर किया एपीओ के एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड क्या रिएक्शंस थे आपके फैमिली के, फ्रेंड्स के, और आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज हमें बताइए। रिजल्ट आने के बाद जब हमने रिजल्ट को देखा तो काफ़ी खुशी हुई। फिर हमने अपने घर वालों को, दोस्तों को, परिवार, रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया। काफ़ी लोग खुश थे और एक अच्छा माहौल था। ओके, सो आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक से, जिसमें कि हम जनरली सर होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बात आती है, ऐसा नहीं है कि एपीओ जुडिशियल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स से स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ सर आप हमें बताइए। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के संदर्भ में सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो है मार्गदर्शन की, चाहे वो सिविल हो, जुडिशरी हो या फिर कोई वनडे कोई भी एनी अदर एग्जाम हो। यदि किसी भी विद्यार्थी को उसको मार्गदर्शन उचित रूप से प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो आगे की जो राह है वो आसान हो जाती है। नहीं तो कई बार भटकाव का सामना करना पड़ता है और चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो हम लोग जुडिशरी या फिर लॉ से रिलेटेड एग्जाम की ही बात करते हैं। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, क्वेश्चन का नेचर को देखते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर इसमें अगर आपको कोई एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है और आप अपने सफलता तक जल्दी पहुँच जाते हैं। और यदि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर चीज़ें थोड़ा मुश्किल रहती है और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और सर जैसा कि आपने बताया अभी कि सिलेबस को स्टडी करना, पीवाईक्यूज, तो सर वो जो मार्गदर्शन है वो बच्चे कैसे फिगर आउट करें कि वो मार्गदर्शन कहाँ से लाया जाए, क्योंकि अब सर मल्टीपल ऑप्शंस है मार्केट में, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कोविड के बाद तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो सर इसका चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ते हैं और जो तैयारी करते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम अलग होते हैं। तो जब हम लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि हमें जज बनना है या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है। तो सबसे पहले चाहिए कि कोई एक अच्छा मार्गदर्शक हो, कोई मित्र भी सीनियर हो सकता है जो पहले सिलेक्टेड हो, कोई अच्छे गुरु हो सकते हैं, कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम चाहिए कि जाके वहाँ देखें और अपना उनसे सानिध्य प्राप्त करें और जो मन में जिस तरह के एग्जाम को लेकर शंकाएं उसको दूर करने की कोशिश करें। और उसके बाद क्या करें, सर्वप्रथम पूरा सिलेबस को देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि क्वेश्चन वर्कआउट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन पे काम करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर आगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप खुद ये समझ सकते हैं। फिर आप इस एनालाइज करने की कंडीशन में खुद आ जाते हैं कि यदि मैं क्वेश्चन सेटर होता तो अगला क्वेश्चन कहाँ सेट करता। और तो चूंकि क्वेश्चन सेटर भी आदमी है तो उससे ज़्यादा चीज़ें इतर नहीं रहती हैं, उसी के आसपास रहती हैं। तो हम लोग खुद एनालाइज करने के कंडीशन में आ जाते हैं। यदि किसी कोचिंग संस्थान में हम जाते हैं तो चूंकि वहाँ जो हमारे गुरु होते हैं वो चीज़ों पे अपना पहले से ध्यान रखते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। तो जब हमने अपनी तैयारी शुरू की, पहले हमने सिविल की तैयारी करते थे, फिर हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया। तो उसके बाद एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत हमें भी थी। तो पटना में कौटिल्य लॉ एकेडमी के एक सर हैं, तो हमने सर से कुछ मार्गदर्शन लिया, कुछ क्लासें की और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई और फिर हमने एग्जाम देना शुरू किया। तो प्रथम बार हमने 30वीं बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दिया जिसमें इंटरव्यू तक पहुंचे और बदकिस्मती सफलता नहीं मिली। फिर 31वीं बिहार जुडिशियल सर्विस में फिर इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर एपीओ का एग्जाम था तो हमने एपीओ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे जो अपनी गलतियों पे काम किया। इसमें हमारे सर जो है वो कौटिल्य वाले, उनका काफ़ी मतलब योगदान रहा है जी। और फिर हमने एक 61 रैंक के साथ सिलेक्शन प्राप्त किया। जी बिल्कुल सर। और आपका ये जो एग्जाम
देने का सिलसिला आपने बोला ये काफी लंबा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 30वीं आपने दिया, फिर एक 30वीं दिया, तो सर इसमें कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए? लाइक अब के जनरेशन में पेशेंस बहुत कम होता है बच्चों में, एक बार दिया और फिर लाइक उतना हो नहीं पाता है। तो आपने 30वीं भी दिया, 30वीं भी दिया और इंटरव्यू तक गए, तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मतलब काबिलियत पे कोई शक नहीं है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सर उसको कैसे मेंटेन करें ताकि बच्चे हिम्मत ना हारे? देखिए, किसी भी कमीशन का एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, इसमें कहा जाता है कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा ली जाती है। यदि सब कुछ चीजें सामान्य रूप से चलती रही तो फिर भी 1 साल तक का मिनिमम समय लगता है प्री के नोटिफिकेशन आने से फाइनल रिजल्ट आने तक। तो कम से कम आपके अंदर, अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीवन में एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक प्रकार का धैर्य होना चाहिए, फेल्योरिटी को एक्सेप्ट करने की भी साहस होनी चाहिए और अगला फिर प्रयास करने की भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो ये जो एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का एग्जाम नहीं है, ये धैर्य का भी है। लक, हाँ लक जैसा कि आपने कहा, एक मैटर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 10% मैटर करता है, कभी कभी 10% ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसके बिना आप कोई भी कमीशन का एग्जाम तो कभी नहीं निकाल सकते। पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले प्री नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद प्री के डेट आता है, उसके बाद प्री होता है, उसके बाद फिर जो मेन उसमें डेट्स बढ़ते भी हैं, कभी कभी एक्सटेंशन भी होता है। एपीओ में तो सर मैंने सुना था कि एग्जाम के एक दिन पहले शायद डेट्स एक्सटेंड हो गए थे। तो उन सब हालातों में एक स्टूडेंट कैसे टैकल करे उन सब चीजों को और उसी इंथुजियाज्म से आगे भी एग्जाम दे, तो ये जैसे होता क्या है कि जब भी हम हर चीज का एक आदमी का एक टेम्परामेंट होता है किसी, जैसे हमारे पास अगर 2 महीना है टाइम, तो हमारा पूरा का पूरा एनर्जी लेवल उसी के अनुसार मेंटेन करना हमको होता है, कैसे कैसे बैलेंस करना होता है। कुछ समय में एग्जाम देने जाना है, उसके बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं, इस समय तो लोग पटना पहुंच भी गए थे और उसके बाद पता चलता है कि आपका मेंस नहीं होने वाला, तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स कंडीशन में आते हैं, क्योंकि सब लोग डरे हुए तो सब लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है। फिर सब लोग को लगता है, पहले लगता है कि अगर यदि हमें टाइम और मिल जाता है तो हम बहुत अच्छा कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप उतना ही पे रहते हैं, थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, या पहले आपको किसी कारणवश समय नहीं मिला, आप कहीं व्यस्तता थी तो एग्जाम का डेट बढ़ गया तो आपके लिए पॉजिटिव रहा। कई बार लोगों के साथ होता है, लेकिन एग्जाम का डेट बढ़ना थोड़ा सा कष्टकारी होता है, क्योंकि फिर उतना ही मेहनत करना पड़ता है और इस मानसिक यंत्रणा से भी विद्यार्थियों को समय गुजरना होता है और अपना धैर्य की परीक्षा भी होती है। तो इसलिए चीजें कई बार नकारात्मक साबित होती है किसी विद्यार्थी के लिए, लेकिन अल्टीमेट गोल हमें अपनी सफलता प्राप्त करनी है। तो इन सब चीजों पे तो विजय पाना होगा और अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को बताया। ओवर टू यू सिंपल, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो सर अब हम थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि ये जो मॉक इंटरव्यू होता है उसका एक स्टूडेंट के लाइफ में, जो एक एस्पिरेंट होते हैं उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है कि जब एक स्टूडेंट कमीशन में जाके इंटरव्यू देते हैं तो उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना और वहाँ पे एडजस्ट करना, तो एक मॉक इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है उसमें? देखिए मैम, यहाँ पे जो एक शब्द आया है मॉक, ये मॉक कमीशन से एग्जाम के तीनों स्तर पे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप प्री देने जाते हैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, प्री का बहुत सारे टेस्ट देते हैं पहले। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हैं। उसके बाद जब आप मेंस देने जाते हैं तो आप पहले टेस्ट देते हैं, रिटेन टेस्ट देते हैं, तो बहुत सारी गलतियां, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आंसर लिखना है, क्या क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए, इसमें सारी चीजें आती हैं। जो लास्ट स्टेज है वो है मॉक इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू क्या होता है कि एक बोर्ड, एक पैनल का गठन होता है जिसके सामने बैठ के आपको इंटरव्यू देना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, या बहुत सारे कोचिंग वाले कंडक्ट कराते हैं। जब हमारी मॉक की बात हुई तो हमारे कौटिल्य वाले सर मॉक इंटरव्यू कराए और काफी हेल्पफुल रहा। उसके बिना हमें लगता है कि सफलता इतनी आसानी से मिलती। तो क्या था कि जब मॉक देने जाते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे प्रश्नों से गुजर चुके होते हैं जिसका हमें सामना वहां करना है और प्रश्न कहीं अलग से नहीं आते। हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ दिए गए हों, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही से पूछे जाते हैं जो मॉक टेस्ट में जनरली पूछे जाते हैं। उसके रेंज बहुत ज्यादा वाइड नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन चीजों को छोड़कर, क्योंकि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो इनको भी बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, तो इनको भी पता है कि यदि सर भी अगर उस जगह पे होते तो वही चीज पूछते, क्योंकि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकता है। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं तो वहां से कौन कौन प्रश्न रेलिवेंट हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये काफी फायदेमंद होता है। तो सर ये जो मॉक होता है
तो ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को बता देता है कि उनकी तैयारी किस लेवल तक है, और कहीं ना कहीं जो मेंटोर्स होते हैं वो उनको फीडबैक देते हैं, जो एक इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनको फीडबैक मिली और तब उस पर वो अपनी गलतियों पे काम कर सके। यस मैम, यहाँ पे सर जो होते हैं वो सिर्फ फीडबैक ही नहीं देते, वो उसका हल भी बताते हैं कि आपको इसके लिए आगे और क्या करना चाहिए। इससे क्या होता है कि चीजें काफी आसान हो जाती है, अपने अंदर अपनी कमियां आदमी को स्वयं दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मौका नहीं दे, पहला बार अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाएगा तो संभवतः उतना अच्छा परफेक्शन के साथ वो चीजों को नहीं कर पाएगा। इससे होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं हम पहले कर चुके होते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर जाते हैं और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ओवरऑल लाइक प्रेजेंटेशन के लिए चाहे वो कोई भी हो, लाइक प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, क्योंकि इससे होता है कि आप उन गलतियां करने से बच जाते हैं जो आप पहली बार जाते हैं तो करते हैं। उससे पहले आप बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों से गुजरते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर सुधार करते हैं। क्योंकि एक कंपटीशन है तो कंपटीशन में कहीं कोई एक डिग्री तो है नहीं कि आपको इतना परसेंट आ गया। यहाँ कंपटीशन में जो जितना बेहतर कर पाए, द बेस्ट कैंडिडेट। हाँ, तो इसीलिए मॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री और मेंस या फिर इंटरव्यू तीनों स्टेज पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को बताया। उससे पहले कि वी कम टू द एंड, मैं चाहूँगी कि सर आप जो हमारे नए कमर्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब अपीयर होने जा रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से कि क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, तो आप प्लीज़ बताइए। यस मैम, देखिए तैयारी दो तरह की होती है। पहला होता है एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी, दूसरा होता है तैयारी करने के लिए तैयारी। तो हमें तैयारी अपने एक सिलेक्शन के लिए करना चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो, ये नहीं कि हम तैयारी करते जाएं। क्योंकि तैयारी में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बस तैयारी करते रहते हैं 10 साल 20 साल, और इससे सफलता की कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि आप एक लेवल से ऊपर कभी जा ही नहीं पाते हैं। तो विद्यार्थियों को हम यही सलाह देंगे कि आप कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में हो, कम से कम जितनी भी आपकी मतलब क्षमता हो, आप किसी न किसी अच्छे गुरु, अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे मार्गदर्शक के या अच्छे सीनियर के कनेक्शन में जरूर रहें। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, आपका कंपटीशन काफ़ी आसान हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और उसके बाद आप उस पर काम करें। खुद सोचें कि हम क्वेश्चन अगला बनाते तो कैसा बनाते जी। तो आप, और उसके बाद एनालिटिकल व्यू अपने अंदर बना लीजिए और आंसर लिखने का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, अपने सीनियर से, अपने गुरु से दिखलाइए और उसमें काफ़ी सुधार कीजिए। यही कंपटीशन है और आपको पता नहीं चलेगा कब आप सिलेक्ट हो गए। जी, सो बेसिकली सर का ये कहना है कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन आप सही डायरेक्शन में कीजिए। बस मेहनत करने से सफलता मिलना आज के इस कंपटीशन के दौर में थोड़ा मुश्किल है, तो आप मेहनत कीजिए लेकिन सही डायरेक्शन में कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने अपना समय दिया यहाँ पे, हम आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आपने 61st रैंक इस एग्जाम में प्राप्त किया। पूरे कौटिल्या फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक यू सो मच, एंड stay tuned for more such videos. Thank you so much. Thank you.